हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा। और आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक बिगिनर जो एस्पिरेंट है जेआईबी का, उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आज मैं एक बिगिनर होती जेआईबी की प्रिपरेशन में, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिन्हें आपको डाउनलोड करना है। इन ई बुक्स में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 23 से लेके अब तक के, एंड फिर आखिरी चीज आपको मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये जो सारी बुकलेट्स हैं, ये तीनों ई बुक्स जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो ई बुक्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको कर देनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए जब हम एग्जाम के बारे में सोचते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आज स्टार्ट करती तो एग्जाम पैटर्न चेक करती, फिर सिलेबस चेक करती, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखती, और कौन से सोर्स से प्रिपेयर करना है, स्टडी प्लान क्या होगा, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैं ख्याल रखती, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना प्लान के, बिना सोचे समझे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो कभी भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो हम अब एक अच्छा प्लान बनाएंगे, देखेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, जब भी मैं किसी भी एग्जाम के बारे में सोचती हूँ, या कोई भी सोचता है, सबसे पहले क्या एग्जाम है, क्या आता है उसके अंदर, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या पैटर्न है, तो पैटर्न हमें पता होना चाहिए। तो जो जेआईबी एग्जाम है ना, वो एक बाय एनुअल एग्जाम है, यानी कि साल में 2 बार होता है। ठीक है। और इस पेपर में आपको जैब क्वालिफाई करने के लिए 4 सब्जेक्ट्स आपको क्वालिफाई करने हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये चारों पेपर आपको क्वालिफाई करने हैं, फिर आप जैब क्वालिफाइड माने जाते हो। तो सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और 2 घंटे में आपको ये पेपर देना होता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिन पेपर होता है। तो ये जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, और 25 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि अलग अलग लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो पेपर होता है, ये ऑनलाइन होता है। जेआईबी एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो जब आप इसके लिए फॉर्म फिल करते हैं ना, आईबीएफ की वेबसाइट पे आपको पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। तो सोच समझ के लैंग्वेज चूज करनी है, क्योंकि एक बार जो लैंग्वेज चूज हो गई वही रहेगी। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मार्किंग स्कीम हमने देख ली है। अब शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहती है पेपर की। ये पेपर ना 3 शिफ्ट्स में होता है। आपको कौन सी शिफ्ट मिलेगी ये आपको पता लगता है जब आपको एडमिट कार्ड मिलता है। ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे पहली शिफ्ट का, और 9:30 से 11:30 पहली शिफ्ट होती है। 12:15 टू 2:15 दूसरी शिफ्ट होती है। और 3 PM टू 5 PM जो है थर्ड शिफ्ट होती है। तो आपको ये सारी बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए कि एग्जाम कब है। तो अभी अगर आप मान लीजिए कोई नवंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो एग्जाम कब से स्टार्ट है? 1 नवंबर से। तो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने हैं, विच इज सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके। और अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है, तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। अगर आप सारे पेपर एक साथ देते हैं सिंगल अटेम्प्ट में, नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट, आपने एक साथ सारे पेपर दिए, हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 45 है, और एग्रीगेट आपका 50% है। मान लो IEN IFS जो पहला पेपर है, उसमें मेरे 45 मार्क्स आए। पीपीबी जो दूसरे नंबर पे पेपर होता है, उसमें मेरे 50 आए। और जो AFM है उसमें मेरे 55 आए। और जो RBWM है उसमें मेरे 70 मार्क्स है। तो हर सब्जेक्ट में मेरे मिनिमम 45 मार्क्स हैं। और ओवरऑल जो मेरा एग्रीगेट है, जो एग्रीगेट स्कोर है, वो 50% है। ठीक है। सारे पेपर्स के मार्क्स मिला लो तो 400 है। 400 का पेपर हुआ, और इसमें से मेरे कितने आए हैं? ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास मेरा 200 या प्लस का स्कोर होना चाहिए, जो कि बन रहा है यहाँ पे। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। लेकिन अगर मान लो मेरे यहाँ पे IEN IFS या मेरे यहाँ पे PPV में मान लो
मेरे 44 मार्क्स आते, पीपीबी में मान लो मेरे 44 मार्क्स आते, फिर सिर्फ माना जाता कि मेरा जो थर्ड और फोर्थ पेपर है ये क्वालिफाइड है और ये दोनों पेपर मुझे दोबारा देने पड़ेंगे और इनमें मुझे कम से कम 50 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो सारे पेपर अगर एक साथ देते हो तो ये 45 मार्क्स वाला क्राइटेरिया है। अलग अलग से अगर आप पेपर देते हो तो कम से कम आपको 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको 50 मार्क्स का ही टारगेट लेके चलना चाहिए। इसमें क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया भी है, ठीक है। जो लोग पहले अटेम्प्ट में, जिनका पहला अटेम्प्ट है और उनके सारे सब्जेक्ट्स में वो पास हो जाते हैं और एग्रीगेट उनका अगर 60% बनता है तो उनको फर्स्ट क्लास पास माना जाता है। और अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% या उससे ज्यादा स्कोर करता है हर सब्जेक्ट में और 70% उसका एग्रीगेट बनता है तो उसे फर्स्ट क्लास पास विद डिस्टिंक्शन माना जाता है। लेकिन ये क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया में क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि आपका फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका मेन अभी रहना चाहिए कि मुझे हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स लेने हैं। अब मुझे पता लग गया कि पेपर होता है, ठीक है, और पेपर साल में 2 बार होता है। एक आपका पेपर होता है मई में और दूसरा आपका पेपर होता है अक्टूबर या नवंबर में। जो मई में पेपर होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी में होती है। अभी आप अक्टूबर नवंबर के लिए सोच रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी अगस्त 1 से लेके अगस्त 21 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। लेकिन जैब के लिए अगर आपको पेपर देना है, जैब देना है, तो आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए। उसके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके आईआईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंबरशिप नंबर के थ्रू ही फिर आप जैब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है तो फिर आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप सोच रहे हो पेपर देने के बारे में तो आईआईबीएफ का मेंबरशिप ले लो, वो लाइफ टाइम मेंबरशिप रहता है। अब मुझे पता लग गया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पेपर है, तो मुझे पता है कि अच्छा खासे चीजें हैं। अब मुझे सिलेबस देखना चाहिए, है ना। आपको सबको ये तो पता ही है कि जैब देने से इंक्रीमेंट मिलता है। अब सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको डाउनलोड करना है आईआईबीएफ की जो वेबसाइट है iibf.org.in, इस पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देखो आपको जाना है आईआईबीएफ की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप गए, सिंपल सा फंडा है, ये डाउनलोड करके रखो। आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है। तो ये आईबीएफ की वेबसाइट है, इसका होम पेज है, ये ओपन होगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम एंड कोर्सेज नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, लेकिन आपको सामने यहाँ पे ना, यहाँ पे देखना आपको फ्लैगशिप कोर्सेज के अंडर जेआई भी नजर आ रहा है। अभी नो मोर पे क्लिक करो। नो मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा सिलेबस का। हमें तो अगस्त 2026 वाला साइकिल की तैयारी करनी है ना, अभी हम नवंबर वाला पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे जाइए और यहाँ से आप जो है सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखिए। यहाँ पे क्या है, आपको ना सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इस एग्जाम के आपको यहाँ पे मिलेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, एग्जाम फीस कितनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट की 4000 प्लस जीएसटी, सेकंड अटेम्प्ट की 1300 प्लस जीएसटी है। उसके बाद पेपर में क्लास ऑफ पास क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमें देखना है सिलेबस। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको IEN IFS का सिलेबस मिलेगा। हर सब्जेक्ट जो है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है, ABCD, ठीक है। तो INFS के A मॉड्यूल में क्या है, B मॉड्यूल में क्या है, C मॉड्यूल में क्या है, आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है। फिर ये पीपीबी आ गया, पीपीबी में भी 4 मॉड्यूल हैं, A मॉड्यूल, B मॉड्यूल, C मॉड्यूल। सेम AFM का सिलेबस भी होगा, फिर सेम नीचे यहाँ पे RBWM का भी सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपका सारा यहाँ पे सिलेबस है, इसे आप डाउनलोड करके रख लो फाइल को। आईबीएफ की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस डाउनलोड कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, देखो कौन सी चीजें हैं जो आपको आती हैं, कौन सी चीजों में आप बिल्कुल ब्लैंक हो। स्पेशली अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, काफी चीजें आपको नहीं आती होंगी, नहीं होंगी, लेकिन अगर आप टाइम पे पढ़ना शुरू करते हैं तो सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात होगी। फिर हमें ना पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। आप अपने सिलेबस को डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार तो आप सारा सिलेबस पढ़ लो, लेकिन फिर उन चीजों पे फोकस करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमने कैसे डिवाइड किया है,
हम आपकी हेल्प करने के लिए ना हमने भी सिलेबस को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। आईबीएफ ने नहीं डिवाइड किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके सिलेबस को डिवाइड किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ना अवॉइड आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो है क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सिलेबस। फिर आता है असेंशियल, जो इम्पोर्टेंट है लेकिन क्रिटिकल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये प्रायोरिटी पे सेकंड नंबर पे आता है। लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं एडिशनल मॉड्यूल्स या टॉपिक्स, जो आपको एंड प्रायोरिटी पे रखना है जिसको। ऐसे हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। तो आईईएन आईएफएस की अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें, तो आईईएन आईएफएस में जो सबसे क्रिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल डी है। फिर सेकेंड नंबर की इंपॉर्टेंस पे आता है मॉड्यूल ए एंड बी, और फिर थर्ड नंबर पे आता है मॉड्यूल सी। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्या बता दिया, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है। तो जब भी आप पढ़ोगे आईईएन आईएफएस, तो डी मॉड्यूल जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आप रखना है आपको। अब इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन से हैं सारे मॉड्यूल्स के, उसकी भी लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें ये सारे टॉपिक्स गिवन है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमारा टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वहां पे हम सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो आपको भी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल ए में से कौन से क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपके सामने लिस्ट है। फिर मॉड्यूल बी में कौन से क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, फिर मॉड्यूल सी में कौन से क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, और फिर मॉड्यूल डी में कौन से आईएएनएफएस के क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ के जाना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फिर सेम पीपीबी की बात करें तो ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे रखना है, नंबर 2 पे सी है, और आखिरी में आता है मॉड्यूल डी। इसमें भी कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉड्यूल ए के टॉपिक्स हैं। ठीक है, मॉड्यूल ए और बी में से 70% पेपर आता है पीपीबी का। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर मॉड्यूल सी है, ये आपको पढ़ना है, और मॉड्यूल डी जो है ये क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगेन टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एएफएम की बात करें, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको तो स्पेशली इसके लिए 10-15 दिन एक्स्ट्रा रखने चाहिए। अब एएफएम में ए और सी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और चीज एएफएम में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ए मॉड्यूल से ही स्टार्ट करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में चाहे बी पहले उठा लो चाहे सी पहले उठा लो मॉड्यूल पढ़ने के लिए, लेकिन एएफएम में ए मॉड्यूल अगर आता है तभी बी सी डी आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो ए और सी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल आपको करना है, बाकियों में न्यूमेरिकल आपको नहीं भी करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में चलेगा, इसमें करना है। फिर डी मॉड्यूल, फिर बी मॉड्यूल आता है। इसमें भी कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप मिस नहीं कर सकते हो, ये पूरी आपको लिस्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर मॉड्यूल की यहाँ पे लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, आरबीडब्ल्यूएम में ना आपको अलग से ई मॉड्यूल नजर आ रहा है, ये क्या है, आपकी जो आईआईबीएफ की बुक है मैकमिलन की, इवन जो आपका सिलेबस है उसमें ना लिखा हुआ है एडिशनल स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो ई मॉड्यूल हम उसे बोलते हैं। तो आरबीडब्ल्यूएम इजीएस्ट माना जाता है, लेकिन पिछली बार मई 26 में इसका पेपर भी मुश्किल आ गया था। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी को भी हल्का सब्जेक्ट नहीं समझना, तो बी और डी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है, सी और ई सेकेंड प्रायोरिटी पे, और ए थर्ड प्रायोरिटी पे। आई वुड सजेस्ट पहले आप पीपीबी करो उसके बाद आरबीडब्ल्यूएम करना, क्योंकि काफी चीजें पीपीबी वाली आरबीडब्ल्यूएम में रिपीट होती हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से क्रिटिकल सब टॉपिक्स हैं, ये सारी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रही है। अगेन टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब मुझे पता लग गया कि भाई मेरे को नवंबर में पेपर देना है ना, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे अप्लाई करना है, मुझे पता है। अब मुझे पता है सिलेबस भी बहुत अच्छा खासा सिलेबस है। अब प्रिपेयर कैसे करूं, कहाँ से प्रिपेयर करूं, सेल्फ स्टडी करूं या कोर्स से पढ़ाई करूं। अब बातें तो सब सीख ली, अब तो पढ़ाई की बात करनी है, तो कहाँ से पढ़ाई करें। तो देखिए, अब ये ना कोई भी वन साइज फिट ऑल आंसर नहीं हो सकता है किसी पर्सन ने एमबीए करके बैंक ज्वाइन की है या एमकॉम करके बैंक ज्वाइन की है, उसको काफी चीजें आती होंगी, लेकिन उसको बैंकिंग का नॉलेज कम होगा क्योंकि उसने नया नया ज्वाइन किया। कोई भी काफी सालों से बैंक में है, कॉमर्स बैकग्राउंड का भी है, उसको भी इजी रहेगा। लेकिन कोई नॉन कॉमर्स का है, नया नया बैंक में आया है, उसकी बैंकिंग नॉलेज भी वीक है, कॉमर्स वाली नॉलेज भी वीक है, तो हो सकता है उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत हो। तो आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके पास कितना समय है, आपको क्या जरूरत है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। और फिर कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत चीजें मैटर करती हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोर्स लेना है। देखो, आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है
तो मैं आपको बता दूं कि आप IIBF की बुक वो परचेज कर सकते हैं, ये वाली बुक्स हैं। प्लस आप कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, या फिर आप कोर्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन डिसाइड कैसे होगा कि खुद पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो देखो, खुद से ना 4 सवाल पूछो। पहला, क्या मुझे प्रायर बैंकिंग नॉलेज है? तो इसका मतलब अगर है, इसका आंसर यस है, तो आप सेल्फ स्टडी फिर भी कर सकते हो, आपका कुछ फाउंडेशन है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी बैंकिंग नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आपको किसी कोर्स को लेने की जरूरत पड़े। दूसरी चीज पूछो, क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं डेडिकेटेडली रिसर्च करके पढ़ सकूं कि ये यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये नोट्स बनाने हैं, यहाँ से MCQs उठाने हैं? अगर है टाइम आपके पास, इंडिपेंडेंट आपके पास अच्छा खासा टाइम है रिसोर्सेज इकट्ठे करके पढ़ने का, सेल्फ स्टडी कर लो। नहीं तो आपको रेडीमेड मटेरियल चाहिए तो कोर्स ले लो। फिर अपने आप से पूछो कि क्या डू आई नीड स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी? क्या मैं चाहता हूं कि मेरी आंसरेबिलिटी रहे, अकाउंटेबल रहूं? तो आप कोर्स ले लो। कोर्स में आपको पता है, एक तो आपने पैसे दे दिए, फिर कोर्स में एक टाइमिंग होगा क्लासेस का, है ना? आपके पास मेंटरशिप की हेल्प होगी, तो आप कोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा अपना तरीका है पढ़ने का, मेरा अपना स्ट्रक्चर है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर क्या आप डिसिप्लिन्ड हो? बिना सुपरविजन के क्या आप एक प्लान पे स्टिक कर पाओगे? यस तो सेल्फ स्टडी, नो तो कोर्स ले लो। लेकिन अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट हो, जो कि ज्यादातर बैंकर्स रहते हैं, वी डू रेकमेंड ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आप मोबाइल पे देख लो, रिकॉर्डेड सेशंस देख लो, लाइव का टाइम है, लाइव देख लो। आपको खुद से बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना, जब टाइम मिला सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, सामान इकट्ठा करने पे फोकस नहीं करना। और आप हाइब्रिड अप्रोच भी ले सकते हो, है ना? कि आपको लगता है कि पढ़ाई में खुद कर लूंगा, बाकी रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। लेकिन कैसे भी पढ़ाई करो, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इवन अगर आप सोचते हो कि मुझे तो खुद ही पढ़ना है, तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर्स देखो। आप IIBF की बुक्स लीजिए, उनके साथ यूट्यूब के लेक्चर्स और गूगल वगैरह पे सर्च करके आप सप्लीमेंट करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि IIBF की बुक्स में अपडेट नहीं है। ऑल्दो Amazon पे अपडेटेड बुक्स लिखा हुआ है, वी डिड बाय दोज बुक्स ऑल्सो, लेकिन अपडेशन नहीं है। MSME का डेफिनेशन भी अभी भी अपडेटेड नहीं है। तो प्लीज आप ना थोड़ा ध्यान से IIBF और यूट्यूब और गूगल वगैरह को मिक्स करके पढ़िए, अगर आप सेल्फ स्टडी लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो मैं आपको एंड में बता दूंगी। देखिए, कोर्स कोई भी खरीदिए, एडुटैप का कैसा कोर्स है वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं से भी कोर्स लेना चाहते हैं, प्लीज एक बार उसको अच्छे से उनका डेमो वगैरह देख लीजिए। ठीक है, टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी देख लीजिए डेमोज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, देन यू डिसाइड। ठीक है, कि आपको कोर्स कैसा लेना है। अब आपके पास ना एक स्टडी प्लान होना चाहिए। आपको पता है कि देखो, ये वीडियो रिलीज हुआ है 27 जून को, तो एक तरीके से जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है, 1 नवंबर से तो पेपर ही है। तो मुझे पता होना चाहिए, एक तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि भाई मेरे पास 4 महीने हैं, मुझे पढ़ना है। फिर मेरे पास वीकली प्लान होना चाहिए कि इस वीक में मैं IEN IFS से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर मुझे प्रिपेयर करना होता तो मैं स्टार्ट करती IEN IFS से। ठीक है, मैं पहले मुश्किल वाली चीजें उठाती, IEN IFS, फिर मैं AFM कर लेती, फिर PPB और फिर RBWM। ठीक है, IEN IFS AFM थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इनको दे सकती हूँ 25 to 30 days। ठीक है, PPP को 20 days और फिर RBWM को 15 days वुड बी मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, और उसके बाद मैं रिवीजन करूंगी वीकेंड्स पे, और एग्जाम से पहले मैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी। तो मेरे पास वीकली प्लान होना चाहिए कि देखो जी, मुझे 4 हफ्ते देने हैं IEN IFS को। हर जो D मॉड्यूल बड़ा है, तो D मॉड्यूल को 1.5 हफ्ता दूंगी मैं, और ABC मॉड्यूल को जो है मैं 4 to 5 days दूंगी। और डेली मेरा प्लान होना चाहिए कि मेरे कम्यूट के हिसाब से, अगर मेरा घर के पास ही बैंक है, तो आई कैन वेक अप एट 5 एंड 5 से 7 में सुबह पढ़ सकती हूँ, या फिर सुबह 5 to 6 पढ़ लिया और रात को भी मैंने 10 to 11 पढ़ लिया, या फिर मैंने 9 से 10 पढ़ लिया। लंच ब्रेक में 15-20 मिनट निकाल के मैंने पढ़ लिया। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए कि एटलीस्ट आप वीकडेज पे 1-1 घंटा पढ़ो, क्योंकि अभी 4 महीने पढ़े हैं, और वीकेंड्स पे 2-2 3-3 घंटे पढ़ो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी।
ठीक है, वीकेंड्स पे ज्यादा समय दे सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन हाँ, हो सकता है मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मुझे लग रहा है कि 1 घंटा बहुत है। अगर आपको ज्यादा वीक लगता है कि मेरे से नहीं होगी तैयारी, कोई बात नहीं, वीकडेज पे 1.5 घंटा दे दो, वीकेंड्स पे 3 घंटा दे दो, बट दिस वुड बी मोर देन इनफ अगर आप अभी से तैयारी शुरू करें। तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जोश में आके बर्न आउट हो जाओ कि मैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ 8-8 10-10 घंटे, एंड में 8-8 10-10 घंटे नहीं। छोटे छोटे स्टेप्स बड़ी लीप से बेटर है। वीकेंड पे 8-10 घंटे पढ़ने से अच्छा हर रोज 1-1 घंटा पढ़ो, वीकेंड पे 2-2 घंटे पढ़ो। अगर आप वीकेंड पे 8 घंटे आपने पढ़ा, यानी कि हफ्ते में 8-10 घंटे पढ़ रहे हो आप, अगर आप हर रोज 1-1 घंटा पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे आपने 1-1 घंटा पढ़ा, यानी कि आपने 5 घंटे पढ़ा, सैटरडे आपने 2 घंटे पढ़ लिया, प्लस आपने संडे भी 2 घंटे पढ़ लिया, तो आपने 9 घंटे पढ़ लिया और आप पे फटीग और बर्डन भी नहीं आया। नहीं तो 8-9 घंटे सिर्फ वीकेंड पे पढ़ोगे तो आप बर्नआउट फील करने लग जाओगे और आपको लगेगा कि यार मेरा तो सैटरडे संडे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अच्छे से 15 दिन पढ़ो, खुद को रिवॉर्ड दो, कहीं खाना खाने जाओ फैमिली के साथ, कोई मूवी देख लो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वट एवर यू लाइक डू दैट। ठीक है। और स्टडी प्लान में एक चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है इग्नोरिंग आरबीडब्ल्यूएम। लोग क्या करते हैं, सबने सुन लिया एएफएम बहुत मुश्किल है, एएफएम ओवर स्टडी कर लेते हैं, आरबीडब्ल्यूएम को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन भाई चारों पेपर क्लियर होंगे तभी तो जैब क्वालिफाई होगा ना आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ना करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो मैं अगर प्रिपेयर कर रही होती, मैं आखिरी के 15 दिन सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती। और पीवाईक्यूज को इग्नोर करना भी गलती है, ये गलतियां हैं। पीवाईक्यूज इग्नोर मत करिए, अभी तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है पीवाईक्यूज का, करो डाउनलोड, देखो कि कैसा पेपर आ रहा है, समझो कैसा पेपर आ रहा है, उस हिसाब से स्टडी प्लान बनाओ। ठीक है, तो अभी 4 महीने पड़े हैं, आप 1-2 महीने सारे सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन बिल्ड कर लो। उसके बाद तीसरे महीने में सारी रिवीजन करो, और फोर्थ मंथ में आप रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो ये आपका 4 महीने का टाइमलाइन होना चाहिए। देखो, एंड में पढ़ोगे, पैनिक में पढ़ोगे, उसी टाइम फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, पहले और दूसरे पेपर के बीच में भी फेस्टिवल है दिवाली का। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो, थोड़ा 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 पढ़ते जाओ और एंड में रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देखी हुई चीज, पढ़ी हुई चीज भूल जाती है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं एंड में आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले, ट्रस्ट अ सिंगल सोर्स। अगर मैंने एडुटैप का कोर्स ले लिया तो सिर्फ एडुटैप का कोर्स से पढ़ो। ठीक है, अगर मैंने कहीं और का कोर्स ले लिया, मैंने कोई बुक ले ली, मैंने कोई नोट्स ले लिए, उसी को फॉलो करो। रायता नहीं फैलाना कि यहाँ से भी वहां से भी हर जगह से, यू विल जस्ट गेट स्ट्रेस्ड, पैनिक में चले जाओगे कि कितना कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करो, पता होगा कि सिलेबस क्या है, कैसा पेपर आ रहा है, तभी तो अभी के लिए तैयारी अच्छे से करोगे। फिर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ लिया जोश में कि मैम की वीडियो देखी, हाँ हाँ कर लेंगे, फिर 4 दिन छुट्टी, फिर 1 दिन पढ़ा, फिर 5 दिन छुट्टी, नो। हर रोज 1-1 घंटा पढ़ लो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। कुछ भी करना है लाइफ में, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को इग्नोर मत करो कि मुझे तो पीपीपी का बी मॉड्यूल पसंद है, मैं तो यही पढ़ती जा रही हूँ, मैंने ए इग्नोर कर दिया, मैंने एएफएम का ए मॉड्यूल इग्नोर कर दिया, मैंने आईएफएस का डी मॉड्यूल इग्नोर कर दिया। इंपॉर्टेंट को इग्नोर मत करो, इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल रही है उस पे ज्यादा फोकस करो। फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार देखा है, स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, एंड तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कभी आज तक पेपर करके ही नहीं देखा, मॉक टेस्ट सॉल्व ही नहीं किया, कभी रिवीजन करी नहीं। तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है कि इग्नोर मत करो रिवीजन को और प्रैक्टिस को। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको एडुटैप के कोर्स के बारे में एक बार जो है बता दूंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको edutap.in पे जाना है, कोर्सेज में जाना है, जेआईबी कोर्सेज में जाना है। अब जेआईबी कोर्सेज में ना आपको मैंने सबसे पहले जो, अगर आप लॉन्ग टर्म डिटेल्ड प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब मास्टर कोर्स में क्या है, पूरा सिलेबस 15 to 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग में आपको मिलता है। हर जो रिकॉर्डिंग है ना, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हैं, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आपको जब टाइम मिला आपने 15-20 मिनट की एक वीडियो देख ली। ठीक है, फिर आपको
लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है रिवीजन के लिए, आपको नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, चैप्टर के भी टेस्ट है और फुल सिलेबस की भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो आप अगर ये कोर्स परचेज करते हो, आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो मास्टर कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मैम मैं तो इतने 4-5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और एकदम से मुझे क्वालिटी देखनी है पहले, कोई बात नहीं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन आर कंटेंट। आप क्या कर सकते हो, आप हमारा ना डेमो परचेज कर सकते हो। मास्टर कोर्स का 2 डे डेमो कोर्स है। आप 1 रुपए में ये डेमो कोर्स परचेज करोगे तो 2 दिन के लिए आपको हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो आप एक बार देख सकते हो 2 दिन के लिए कि कैसा कंटेंट है। इफ यू लाइक इट देन यू कैन गो फॉर द मास्टर कोर्स। ठीक है। अगर पढ़ाई खुद से करनी है, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सिर्फ लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना है तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 लॉन्च हो चुका है, जिसमें पूरा सिलेबस आपका 60 लाइव क्लासेस में कवर किया जाएगा, 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट। साथ में नोट्स, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इफ यू परचेज द मास्टर कोर्स तो ये लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 का एक्सेस भी आपको ऑटोमेटिकली मास्टर कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए अवेलेबल है, आपको मास्टर कोर्स डिटेल चाहिए अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स से प्रिपेयर करना है तो एडुटैप की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या फिर आप मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in या फिर 8146207241 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बाकी जैसे भी तैयारी करिए, अभी तैयारी स्टार्ट करो। एंड मोमेंट पे ना फिर बहुत बुरा फील होता है कि यार 2 महीने पहले कर लेते तो अभी कैब की तैयारी कर रहे होते, इंक्रीमेंट लेके बैठे होते। ठीक है। सो गुड लक। कोई भी डाउट है आप प्लीज जरूर हमें कॉल करके, मेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक।